नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। एक सवाल जिस पर न जाने कब से बहस चली आ रही है वो ये है कि पहले मुर्गी आई या अंडा। किसी दौर में तो ये सवाल ठीक था, लेकिन अब इस पर बहस बेमानी है। चार्ल्स डार्विन जैसे जीवों की उत्पत्ति के सिद्धांत देने वाले तमाम वैज्ञानिकों का धन्यवाद कीजिए कि यह सवाल अब मर चुका है। बस यूं ही किसी बहस में टाइम पास के लिए बोल दिया जाता है। ऐसा ही एक और सवाल है कि हम जीने के लिए काम करते हैं या काम करने के लिए जीते हैं। यह सवाल गंभीर है। इस सवाल पर इन दिनों काफी बहस छिड़ी हुई है कि काम करें तो कितना, हफ्ते में 40 घंटे, 48 घंटे, 70 घंटे या 90 घंटे। आज चर्चा इसी बात की। लेकिन हाल में यह बहस शुरू कैसे हुई, तो बता दें कि सबसे पहले तो देश की नामी आईटी कंपनी इंफोसिस के संस्थापकों में से एक चेयरमैन इमेरिटस नारायण मूर्ति के एक बयान ने इसे हवा दी। अक्टूबर 2023 में उन्होंने एक बयान दिया। उत्पादकता के मामले में भारत दुनिया के सबसे पीछे के देशों में है और उन्होंने कहा कि जब तक हम अपनी उत्पादकता नहीं बढ़ाते, हम उन देशों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते जिन्होंने जोरदार प्रगति की है। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा आग्रह है कि हमारे युवा ये जरूर कहें कि ये मेरा देश है, मैं हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहूंगा। ये नारायण मूर्ति ने बयान दिया था। नारायण मूर्ति देश के उन बड़े लोगों में से हैं जो नई पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल माने जाते हैं और उनके इस बयान के पीछे देश की प्रगति की आकांक्षा थी। लेकिन फिर भी उनके इस बयान पर बहस छिड़ गई। उनकी राय के गुण दोषों पर चर्चा होने लगी। साल 2024 में यह बहस कभी तेज कभी धीमी हुई। नारायण मूर्ति अपने बयान पर लगातार टिके भी रहे, उसके पीछे की मूल भावना समझाते रहे। लेकिन इसी साल जनवरी में एक और बड़े उद्योगपति के बयान ने इस बहस को भड़का दिया। देश की बड़ी कंपनी लार्सन एंड टूब्रो यानी एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यन का एक वीडियो वायरल हुआ। Make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier. I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. उनका ये वीडियो शायद किसी इंटरनल मीटिंग का था, लेकिन वायरल कर दिया किसी ने और उसके बाद उस पर काफ़ी चर्चा हुई। उसमें वो कह रहे हैं कि जब मैं संडे को काम कर सकता हूं तो कोई और क्यों नहीं, आप घर में बैठे रहकर क्या करेंगे। इतना ही जैसे काफ़ी नहीं था, उन्होंने ये भी कहा और दुनिया के वर्क कल्चर से तुलना भी की। कहा चीनी लोग हफ्ते में 90 घंटे काम करते हैं, अमेरिकी लोग 50 घंटे काम करते हैं। अगर आप दुनिया के शीर्ष पर पहुँचना चाहते हैं तो आपको हफ्ते में 90 घंटे काम करना होगा। तो ये उद्योग जगत की एक कामयाब हस्ती का कथित बयान था, सो वायरल होना ही था। इसके बाद तो हफ्ते में कितने घंटे काम करना चाहिए, इस पर बहस तेज हो गई और अब भी जारी है। दफ्तर में काम करने वाले आम कर्मचारियों को ये बयान डराते से लगे, इनकी आलोचना होने लगी। पान की दुकान से लेकर दफ्तरों के लंच टाइम तक ये बयान चर्चा में छाए रहे। इस बीच एल&टी की एचआर हेड सोनिका मुरलीधरन का एक बयान अपने चेयरमैन के समर्थन में आया। लिंक्डइन पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ये दिल तोड़ने वाला है कि हमारे एमडी और चेयरमैन का बयान संदर्भ से हटाकर दिखाया गया, जिससे गलतफहमी और गैर जरूरी आलोचना हुई। मैं उस अंदरूनी संबोधन में मौजूद थी। मैं विश्वास से कह सकती हूं कि उन्होंने हफ्ते में 90 घंटे काम की बात नहीं कही। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में बात कही थी, जिसे गलत समझा गया और ऐसा विवाद बढ़ा जो उनकी असली मंशा को नहीं जताता। सुब्रमण्यम हर कर्मचारी को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और ऐसी एकता और अपनेपन को बढ़ावा देते हैं जो आज की कॉरपोरेट दुनिया में बहुत ही कम दिखता है। लेकिन यह ऐसा मुद्दा है जो एक बार बहस में उतरा तो आसानी से वापस नहीं जाएगा, क्योंकि इस पर सबके पास अपनी राय है। इस मुद्दे पर बहस में कुछ उद्योगपति भी उतर गए हैं। कई उद्योगपति नारायण मूर्ति और एस.एन. सुब्रमण्यन जैसे दिग्गजों से सहमत हैं, तो कईयों ने इस बात पर जोर दिया कि काम के घंटे से ज्यादा जरूरी है काम की गुणवत्ता यानी क्वालिटी। ऐसे मामलों में मुखर रहने वाले महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने 11 जनवरी को दिल्ली में हुए नेशनल यूथ फेस्टिवल में पहले तो एक चुटकी ली। कहा मेरी पत्नी शानदार हैं, मैं उन्हें निहारना पसंद करता हूं। लेकिन फिर उन्होंने मुद्दे की गंभीरता को बनाए रखते हुए कहा कि वो नारायण मूर्ति का सम्मान करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं। I think this debate is in the wrong direction. Because this debate is about the quantity of work. My point is, we have to focus on the quality of work, not on the quantity of work. So it's not about 40 hours, it's not about 70 hours, it's not about 90 hours. What output are you doing even if it's 10 hours? You can change the world in 10 hours.
इसके बाद HCL के पूर्व CEO विनीत नैयर भी इस बहस में उतर गए। उन्होंने भी लिंक्डइन पर एक लंबी पोस्ट लिखी। उन्होंने लिखा कि अगर मन है तो ज्यादा काम करो, कर सकते हो तो कम काम करो। नंबर से फर्क नहीं पड़ता। असली सवाल ये नहीं है कि आप कितना काम करते हैं, सवाल यह है कि आप जिंदगी कितनी मुकम्मल जीते हैं। हम काम के लंबे घंटों, बैक टू बैक मीटिंग्स और हर वक्त ऑन रहने को बड़ा अच्छा मानते हैं, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी नहीं जी पाते तो आपकी ऊर्जा, क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता और मकसद सब छिनते जाते हैं। सबसे अच्छे विचार, सबसे बड़ी कामयाबियां लगातार काम करते रहने से नहीं आती, वो ऐसे दिमाग से आती हैं जो सजीव है, व्यस्त है और जीवन को महसूस करने के लिए स्वतंत्र है। कई और उद्योगपति भी इस बहस में उतर रहे हैं। उनका इस बहस में आना और उनकी राय इस मायने में सबके लिए महत्व रखती है क्योंकि वो एम्प्लॉयर हैं, नौकरियां देते हैं, नई नौकरियों का सृजन करते हैं। आज के कॉरपोरेट दौर में वो क्या सोचते हैं, ये समझना सबके लिए अहमियत रखता है। लेकिन ये समझना भी बहुत अहम है कि किसी भी कर्मचारी की काम करने की सीमा क्या हो सकती है और क्या होनी चाहिए, कब वो अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। वैसे तो इतिहास में ताकतवर ने ही हमेशा ये तय किया कि वो कमजोर से कितना काम कराए, लेकिन जब से औद्योगिक क्रांति हुई तब से कर्मचारियों के हकों की बात भी तेज होनी शुरू हुई। खासतौर पर यूरोप में ये आवाजें सबसे पहले उठी। ये करीब 200 साल से चला आ रहा एक आंदोलन था जिसने कर्मचारियों के लिए काम की स्थितियां बेहतर की। कर्मचारियों को कितने घंटे काम करना चाहिए, इसके लिए कई आंदोलन भी हुए। औद्योगिक क्रांति के शुरुआती वर्षों में मजदूरों और कर्मचारियों के लिए काम करने की स्थितियां बहुत खराब थीं। काम के घंटे बहुत लंबे थे, मजदूरों का बहुत शोषण होता था। काम के लंबे घंटे औद्योगिक क्रांति का एक स्याह पहलू था। मजदूर 80 से 100 घंटे तक खराब परिस्थितियों में काम करते थे। यहाँ तक कि बच्चों को भी कपड़ा मिलों, कोयले और लोहे की खदानों, शिपयार्ड, कई तरह के निर्माण वगैरह में काम में लगाया जाता था। लेकिन 19वीं सदी आते आते मजदूरों के हकों की आवाज़ तेज हुई, उनके हित में कानून बनने लगे। शुरुआती तौर पर यह कानून बस कागजों तक सीमित रहे। 19वीं सदी के मध्य से मजदूरों के लिए 8 घंटे काम की मांग तेज हुई। 1884 में अमेरिका और कनाडा के फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड्स एंड लेबर यूनियंस ने पिट्सबर्ग सम्मेलन में ऐलान किया कि 1 मई 1886 से एक दिन की वैधानिक मजदूरी 8 घंटे होगी। तब से ही 1 मई यानी मे डे मजदूरों के संघर्ष का प्रतीक बन गया। 1889 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस ने 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया। इसके बावजूद मजदूरों के लिए सभी जगह परिस्थितियां नहीं सुधरी। मजदूर यूनियनों ने बेहतर तनख्वाह, काम की बेहतर परिस्थितियों के लिए लड़ाई जारी रखी और दिन में 8 घंटे और हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे काम करवाए जाने की मांग की। 20वीं सदी आते आते ये आंदोलन तेज होते गए। दुनिया के मजदूरों को एक किए जाने की कोशिशें होती रहीं। अंत में 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने मजदूर यूनियनों की मांगों के समर्थन में दिन में 8 घंटे और हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे काम की सिफारिश की। 1919 की सिफारिश पर 1930 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के दी आवर्स ऑफ वर्क, कॉमर्स एंड ऑफिसेज कन्वेंशन 1930 में मुहर लगी। इसमें कार्यालयों में काम करने के समय को 8 घंटे प्रतिदिन और 48 घंटे प्रति हफ्ते करने तक सीमित कर दिया गया। इसके बाद दुनिया के तमाम देशों ने इससे जुड़े कानून अपने यहां बनाए, जिनमें समय के साथ साथ सुधार होता गया। भारत में भी मजदूरों के कल्याण से जुड़े कानून बने। भारत में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट यानी कारखाना अधिनियम और 1948 और दुकानें एवं प्रतिष्ठान अधिनियम जो है ये बने और इनके मुताबिक कर्मचारियों के काम करने के मानक घंटे यानी स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स 48 घंटे प्रति सप्ताह या 9 घंटे प्रतिदिन होने चाहिए। इसमें 1 घंटे का लंच ब्रेक भी शामिल है। अगर कोई कर्मचारी इससे ज्यादा समय काम करता है तो उसे ओवरटाइम मिलना चाहिए। यह अलग बात है कि जमीन पर हर कंपनी इस नियम पर अमल करती हो, यह जरूरी नहीं है। आज भी कई कंपनियों, खासतौर पर असंगठित क्षेत्र में मजदूरी कराने या अन्य काम कराने के मामले में शोषण की शिकायतें काफी आम हैं। वैसे कर्मचारियों के कल्याण के मामले में भारत में जमशेदजी टाटा अपने समय से काफी आगे रहे। नागपुर में अपनी कंपनी सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में उन्होंने तकनीक और मजदूर कल्याण से जुड़े कई प्रयोग किए। उन्होंने कामगारों के काम के घंटे कम किए, काम की जगहों को हवादार बनाया, माएँ बच्चों का ख्याल रख सकें इसके लिए क्रैच बनवाए, प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी जैसी व्यवस्थाएं की। तब तक पश्चिम के कई देशों में भी ये सब शुरू नहीं हो पाया था। जमशेदजी टाटा उससे काफ़ी आगे थे। 1886 में उन्होंने पेंशन फंड बनाया। 1895 में दुर्घटना मुआवजा देना शुरू किया। टाटा स्टील ने 1912 में सबसे पहले 8 घंटे काम जो है वो शुरू करवाया।
फिर धीरे धीरे मुफ्त मेडिकल सेवाएं, कर्मचारी कल्याण विभाग, लीव विद पे, प्रोविडेंट फंड स्कीम, काम के दौरान दुर्घटना का मुआवजा, मातृत्व लाभ, प्रॉफिट शेयरिंग बोनस और रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी जैसी सेवाएं शुरू की। सोचिए, आज से 100-125 साल पहले। इसीलिए टाटा नाम सबकी जुबान पर रहा। अब आते हैं फिर उसी सवाल पर कि कितने घंटे काम करना चाहिए और कहां कितने घंटे काम हो रहा है। 2023 की अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशियाई देशों के लोग प्रति सप्ताह सबसे ज्यादा घंटे काम करते हैं। ILO की रिपोर्ट वर्किंग टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड के मुताबिक दुनिया का औसत है 43.9 घंटा प्रति सप्ताह काम करने का, जबकि दक्षिण एशिया के 51.5% कर्मचारी प्रति सप्ताह 49 घंटे काम करते हैं। तो दक्षिण एशिया में भारत भी आता है। सबसे कम घंटे औसत काम उत्तर अमेरिका में है, जो प्रति सप्ताह 37.9 घंटे काम करते हैं। यूरोप और मध्य एशिया में 38.4 घंटे प्रति सप्ताह है। यूरोप में भी उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप में लोग औसतन 37.2 घंटे प्रति सप्ताह काम करते हैं। रिपोर्ट में कई रिसर्च के हवाले से यह भी कहा गया कि लंबे समय तक काम करने का पेशागत सुरक्षा और स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर होता है। काम और जिंदगी के बीच संतुलन यानी वर्क लाइफ बैलेंस पर असर पड़ता है। इसके साथ ही लंबे समय तक काम करना काम की उत्पादकता और कार्यक्षमता पर भी विपरीत असर डालता है। अब एक सवाल यह है कि क्या काम के घंटे बढ़ने से उत्पादकता बढ़ जाएगी? इसके लिए हम आपको एक ग्राफ दिखाते हैं। भारत की उत्पादकता क्या इसीलिए कम है कि यहाँ काम के घंटे हफ्ते में 70 या 90 नहीं है? इसके लिए जर्मनी और जापान के उदाहरण से हम तुलना कर सकते हैं। अगर हम सालाना प्रति कर्मचारी काम के घंटे देखें तो जर्मनी और जापान कम घंटों के बावजूद भारत से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करते रहे हैं। ये चार्ट दिखा रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और जापान के लोगों ने सालाना 2200 से 2400 घंटे प्रति कर्मचारी काम किया, जो प्रतिदिन 8 से 9 घंटे के बीच है। और ये गणना हफ्ते में 5 दिन के काम के आधार पर की गई है, यानी 365 दिनों में से 102 दिनों को, यानी 52 हफ्ते में एक छुट्टी संडे और एक छुट्टी सैटरडे की अगर करें तो 102 दिन बनते हैं। तो 102 दिन को 365 से घटा दें तो 263 दिनों से ये हिसाब बना है। तो 8 से 9 घंटे काम करने के बावजूद जापान और जर्मनी ने शानदार काम किया है, और वो कहाँ पहुँचे सब जानते हैं। और अब दोनों ही देशों के मुकाबले जो है भारत में साल के में काम के घंटे काफ़ी कम हैं, 1400 से 1600 घंटे तक। भारत में काम के घंटे जो है 1970 से 2020 तक सालाना 2000 घंटे तक। तो ये साफ दिख रहा है इस मैप में कि भारत में काम के घंटे काफ़ी ज़्यादा हैं, जापान में काफ़ी कम हैं। जब शुरुआत में दूसरा विश्व युद्ध था तब भी वो कम थे, 8 से 9 घंटे के बीच। लेकिन दोनों के दोनों देश जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गए, उनकी प्रोडक्टिविटी के कारण ये हुआ है। दूसरा हम ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं जो श्रम की उत्पादकता को बता रहा है कि अगर वो बढ़े तो तकनीक बेहतर हो तो कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाकर उत्पादकता को सुधारा जा सकता है। भारत में श्रम की उत्पादकता कैसी है, यानी लेबर प्रोडक्टिविटी, जिसे हम प्रति घंटे GDP के तौर पर नापते हैं। इस लाल ग्राफ से आप देख सकते हैं कि भारत की जो औसत सालाना श्रम उत्पादकता है वो $2 प्रति घंटा से $9 प्रति घंटा तक पहुंची है, जबकि जर्मनी की $68 से ज़्यादा और जापान की $42 प्रति घंटा से ज़्यादा है। तो ये है वो चीज़ जिसे सुधारने की ज़रूरत है, यानी उत्पादकता। वो तभी बढ़ेगी जो काम के घंटे जो है उससे ज़्यादा जोर काम की गुणवत्ता पर दिया जाएगा, और तभी उसकी जो कीमत है वो भी ज़्यादा मिलेगी। तो साफ है कि काम जितनी भी देर हो वो अच्छे से हो, ये नहीं कि दफ्तर में बैठे हैं और मन कहीं और है। इसलिए ज़रूरी है कि काम के घंटे के बजाय काम की उत्पादकता देखी जाए, गुणवत्ता सुधारी जाए। वैसे भी होड़ से भरी कॉरपोरेट दुनिया में काम का तनाव बहुत ज़्यादा हो चुका है, और अब वर्क लाइफ बैलेंस की बात हर कोई कर रहा है। स्वस्थ जिंदगी भी जीनी है और काम भी करना है। कई देशों में तो इसीलिए काम के दिन अब 5 से घटाकर 4 कर दिए गए हैं। कौन से हैं ये देश, देखेंगे ब्रेक के बाद। NDTV एक्सप्लेनर में हम बात कर रहे हैं कि काम के घंटे ज़्यादा ज़रूरी हैं या काम की गुणवत्ता और उत्पादकता। साफ है कि काम की गुणवत्ता और उत्पादकता ज़्यादा ज़रूरी है। कर्मचारी जितने खुश और स्वस्थ होंगे उतना बेहतर काम करेंगे। काम के घंटों से उत्पादकता का उतना सीधा रिश्ता नहीं है। यही वजह है कि कई देश काम के घंटे कम कर उत्पादकता बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। जर्मनी में 4 डे वर्क वीक का प्रयोग 1 फरवरी 2024 से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ। इस अध्ययन का मकसद है कि क्या हफ्ते में 4 दिन काम करने से कर्मचारी ज़्यादा खुशहाल, स्वस्थ और उत्पादक होंगे, जैसा कि वहाँ की मजदूर यूनियनों का मानना है।
जर्मनी ऐसा करने वाला अकेला देश नहीं है। 2022 में बेल्जियम यूरोपियन यूनियन का पहला देश बन गया जिसने हफ्ते में 4 दिन काम करने का विकल्प अपने कर्मचारियों को दिया। हालांकि यहां अलग बात यह है कि हफ्ते में काम के कुल घंटे 4 दिन में भी उतने ही होंगे जितने 5 दिन में। दुनिया में सबसे कम वर्क वीक का औसत नीदरलैंड का है। यहां लोग हफ्ते में 29 घंटे ही काम करते हैं। हालांकि वहां कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन लोग हफ्ते में 4 दिन ही काम करते हैं। डेनमार्क भी हफ्ते में काम करने के औसत घंटों के मामले में कर्मचारियों के लिए काफ़ी पसंदीदा जगह है। OECD की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ हफ्ते में 33 घंटे काम करते हैं लोग औसतन। डेनमार्क में हफ्ते में 4 दिन काम करने का विशेष नियम नहीं है, लेकिन लोग आमतौर पर हफ्ते में 4 दिन काम करते हैं। Denmark.dk के मुताबिक डेनिश लोग काफ़ी मेहनती हैं, लेकिन डेनमार्क में दफ्तर में अतिरिक्त समय को बढ़ावा नहीं दिया जाता और अधिकतर कर्मचारी शाम को 4 बजे तक दफ्तर से निकल जाते हैं ताकि बच्चों को स्कूल से ले सकें और शाम के खाने की तैयारी करें। ऑस्ट्रेलिया में भी कई कंपनियां पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हफ्ते में 4 दिन काम का प्रयोग कर रही हैं। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत ऑस्ट्रेलिया ये उम्मीद करता है कि लोग 38 घंटे प्रति हफ्ते काम करें। काम के इस नए तरीके को 100:80:100 मॉडल कहा जा रहा है। इसके मुताबिक कर्मचारी अपनी 100% तनख्वाह रखें, 80% का अपना समय अपने पास रखें, लेकिन उत्पादकता 100% दें। ये एकमात्र ऐसा मॉडल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ और कंपनियां अपने कर्मचारियों को तनख्वाह में कटौती का विकल्प देकर हफ्ते में कम काम करने की मंजूरी भी देती हैं। पूरी दुनिया में माना जाता है कि जापान के लोग सबसे मेहनती होते हैं, माना जाता रहा है। अपनी मेहनत के दम पर संसाधनों में काफ़ी पीछे होने के बावजूद अपने देश को उन्होंने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, जो कभी 3 भी होती है, कभी 4 भी। लेकिन जापान के लोग जब मेहनत करते हैं तो फिर उत्पादकता देते हैं। जापान की सरकार भी अब अपने देश की कंपनियों से 5 की जगह हफ्ते में 4 दिन काम कराने के लिए उनको उत्साहित कर रही है। इसके पीछे विचार है कि ज़्यादा काम से मौत यानी कारोशी को रोका जाए, लोग अपने दफ्तर से बाहर भी समय बिता सकें। जापान की जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी कम हो चुकी है, यानी 1.26। आबादी गिरने की वजह से वहाँ बुजुर्गों की तादाद बहुत बढ़ गई है, हज़ारों घर खाली हो गए हैं। ऐसे में जापान की कोशिश है कि वो अपने युवाओं को एक ऐसा माहौल दे जहाँ वो सिर्फ दफ्तर के काम की ही न सोचें, बल्कि ज़्यादा सामाजिक बने, दफ्तर के बाहर नए संपर्क स्थापित करें। जापान की गिरती आबादी को भी रोकने के लिए ज़रूरी है कि सरकार वहाँ के युवाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित करे कि दफ्तर के बाहर भी जिंदगी है। इसके लिए वहाँ काम के माहौल में भी बदलाव किया जा रहा है। दुनिया की कई नामी गिरामी कंपनियां भी अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को 4-डे वीक के विकल्प दे रही हैं। अब देखना है कि औद्योगिकरण की ताज़ा होड़ में किन कर्मचारियों के ऐसे सपने पूरे होते हैं और किन के नहीं। NDTV एक्सप्लेनर में अभी इतना ही। नमस्कार।